जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी का आज हम लोग तीसरा क्लास का डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर है वर्गीकी क्लासिफिकेशन। इससे पहले दो वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए थे, उसको देखना ना भूलें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, बहुत अच्छा है ये घटना चक्र। लगातार आप इसको देखते रहिए। प्ले लिस्ट बना दिए हैं आप लोग के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हुए शुरुआत करते हैं वर्गीकी यानी क्लासिफिकेशन चैप्टर का। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है? जीव विज्ञान में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जीवों, चाहे वे जीवित हो या विलुप्त हो, को समान विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। क्लासिफिकेशन क्या? एक उसको व्यवस्थित करने, जैसे गाय का समूह है, भैंस का समूह है, मनुष्य का समूह है, इसको क्लासिफिकेशन जैसे समान वर्ग हो, क्या क्या लिखा हुआ है? जैसे जीव विज्ञान में वर्गीकरण जीवों, चाहे वे जीवित हो या विलुप्त हो, को समान विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करना। किसमें? समूह में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जीवों के नामकरण वर्गीकरण का विज्ञान टैक्सोनॉमी कहलाता है। पहला ये पॉइंट याद रखना है कि ये जीवों का नामकरण जो करते हैं और उसका जो वर्गीकरण करते हैं क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन पूछ देगा टैक्सोनॉमी क्या है? जीवों के नामकरण और वर्गीकरण। अगला पॉइंट है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति की एक पद्धति बनाई। द्विनाम पद्धति कौन दिया? बाइनोमिनल नोमेनकल्चर की एक पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला पॉइंट है सभी जीवों का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण में एक पदानुक्रम है और प्रत्येक चरण एक रैंक या श्रेणी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें टैक्सोनोमिक श्रेणी कहते हैं। लगभग 7 समूह टैक्सोनोमिक रैंक या श्रेणियाँ, जैसे जाति, वंश, परिवार, गण, वर्ग, संघ एवं जगत आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नीचा सबसे छोटा कौन होता है? जाति। सबसे पहले क्या होता है? जाति। उसके बाद वंश का नाम आता है, उसके बाद परिवार का नाम आता है, उसके बाद गण का, उसके बाद किस वर्ग में आता है, उसके बाद किस संघ का है और कौन जगत में आता है, पादप जगत में है कि जंतु जगत में है। ठीक है, आगे देखिए। एपीडी कांडोल के अनुसार, एपीडी कांडोल स्विस वनस्पति शास्त्री थे। कहाँ के थे? स्विस यानी स्विट्जरलैंड के थे, जिन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द को प्रथम बार कहा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया? एपीडी कांडोल टैक्सोनॉमी शब्द दिया है और पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति विकसित की है। पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतक की विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित प्रयोग एपीडी कांडोल ने किया था। पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतक की विशेषताओं का पहली बार सुनियोजित प्रयोग एपीडी कांडोल ने ही किया था। बहुत अच्छा पॉइंट, इसका नोट करके रखिए आप लोग। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्ति जीवधारियों के लक्षण का समूह जाति कहलाता है। जाति किसे कहते हैं? आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारियों के लक्षण का समूह जाति यानी स्पीशीज कहलाता है। उदाहरण मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जो मानव का व्यक्तिगत समूह कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर इसका प्रणाम है, R.H. व्हिटेकर 1969 ईस्वी में कि 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम प्रस्तावित की। तो व्हिटेकर ने क्वेश्चन पूछ देगा कि 5 जगत प्रणाली किसने दिया? R.H. व्हिटेकर 1969 में। उन्होंने मुक्त कोशिकीय जीवों को 5 जगत में बांटा। कितने जगत में बांटा? 5 जगत में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु में विभाजित किया। ठीक है, देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या था? मोनेरा जगत के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा के अंदर कौन आता है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। कोशिका दो प्रकार का, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो मोनेरा के अंतर्गत कौन आता है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया जाता है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है। सबसे छोटी जीव पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसका पूरा नाम है। ये स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव है। साइनोबैक्टीरिया को ही नीलहरी शैवाल कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। साइनोबैक्टीरिया का ही क्या नाम है? नीलहरी शैवाल, इसी का नाम है। जीवाणु, इसी में अगला पॉइंट जीवाणु है, जो भी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आदि जीव है। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्राय इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी और स्वपोषी होते हैं।
एक परपोषी होता है, एक स्वपोषी होता है, जो खुद डिपेंड करता है। स्वपोषी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। एक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, एक रासायनिक विधि द्वारा बनाते हैं भोजन। तो स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्वपोषी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। देखिए ये भी बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो स्वपोषी जो खुद खाना बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं। इन जीवों में हरित लवक का अभाव होता है। जो स्वपोषी होता है उसमें क्या होता है, हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पूर्ण हरि से मिलते जुलते रंग द्रव होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कुछ जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करते हैं। कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। देखिए ये भी पॉइंट एक आता है कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसको कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है कि नहीं। तो कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। ये आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में इसके। शोधकर्ताओं ने एक्सचेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए का पुनः लेखन किया है। आर्किया पुराना या पूर्व नाम आर्की बैक्टीरिया के लक्षण समानता जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। मीथेन नहीं करता पशु के जुगाली में। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में एक सेकंड दोस्तों, चलिए, फलीदार पादपों के जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, सहजीविता। उसके जड़ में रहता है, जैसे मूंग का दाल हो गया, चना का दाल हो गया, ये सब के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे प्रोटिस्टा जगत, विटेकर ने दूसरा क्या दिए थे, प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सामान्यतः एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। उसमें क्या था, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल एवं संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल होते हैं। शैवाल और कौन आते हैं इसमें, प्रोटिस्टा में संघ प्रोटोजोआ के। शैवाल पूर्ण हरिम युक्त संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स है। शैवाल क्या है, ये थैलोफाइटा का एक समूह है। इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। क्या होते हैं, जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। शैवाल को कितने भाग बांटा गया, 3 भागों में। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या है, हरा शैवाल को क्लोरोफाइसी कहते हैं, हरे वर्ण के कारण। रोडोफाइसी लाल शैवाल, लाल वर्ण के कारण। और फियोफाइसी भूरा शैवाल, भूरे वर्ण के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। ध्यानतव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। शैवाल कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन करते हैं। शैवाल देखिए 3 प्रकार से जनन करते हैं, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। 3 प्रकार से जनन करते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। शैवाल जो अलैंगिक जनन करता है ये बीजाणुओं द्वारा, बहुत सारा प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जुस्फोर होते हैं। क्या होते हैं, जुस्फोर होते हैं। अगला पॉइंट है कवक। अगला क्या था प्रकार, कवक। अब देखिए कवक के बारे में समझते हैं। कवक पर्ण हरिम रहित संवहन उत्तक रहित, संवहन नहीं होता है, संवहन उत्तक किसमें नहीं होता, संवहन उत्तक नहीं होता है, रहित थैलोफाइट्स है। क्या है, थैलोफाइट्स है। ये परपोषी होते हैं। ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति कैटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कैटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। खमीर और कुकरमुत्ताज होता है, मशरूम जिसको कहते हैं, एक प्रकार का के कवक है। खमीर एस्कोमाइसिटीज कुल का है। खमीर किस कुल का के अंतर्गत आता है, एस्कोमाइसिटीज कुल का। जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहचर्य प्रदर्शित करता है। देखिए लाइकेन मिश्रित जीव है जो कि कवक और शैवाल के सहचर्य बनाते हैं। यानी कवक और शैवाल के बीच सहचर्य कौन बनाता है, लाइकेन प्रदूषण का कहीं को पहचानने का काम करता है। जहाँ ज़्यादा प्रदूषण होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगेगा। ठीक है, अगला जगत है पादप जगत। अगला क्या है, पादप जगत। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पादप उत्पाद एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। तो पादप जगत के अंतर्गत जितना भी पेड़ पौधा वृक्ष है सब इसके अंतर्गत आता है।
उत्पादक, तो पादप जो होते हैं पहला क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पादन करते हैं। जैसे स्वपोषी जीव जो भी है उत्पादक हुआ, घास पेड़ पौधा जितना भी है ये उत्पादक हो गया, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी या नेप्थलिन्स पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं, तो नेप्थलिन्स, नेपेथेंस और घटपर्णी। नेप्थलिन्स होता है, यह प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, घटपर्णी कहाँ उगता है, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होता है। अब देखिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं, कीट को ये खा जाता है नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए। अगला पॉइंट है उपभोक्ता कंज्यूमर। अगला पॉइंट क्या है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर परपोषी या विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं, दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग दूसरे जीवों से अपना भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी हार्बिवोरियस जंतु प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी गौण उपभोक्ता। उसके बाद क्या आ जाता है, विबंधक यानी अपघटक, सरपंच जो जाता है, सरपंच जाता है उसको। वे जीव घटक जो अपने पोषण के लिए प्रायः उत्पादक या उपभोक्ताओं के मृत शरीर यानी कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं या अपघटनकर्ता कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसको, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव मुक्ता बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं। इसमें कौन आते हैं, अपघटक में कौन जीव आते हैं, बैक्टीरिया और कवक नहीं, सड़ा देता है, पचा देता है, उसको खा जाता है। सड़े गले पदार्थ जो हो जाता है बैक्टीरिया कवक होते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थों नाइट्रोजन, कार्बन, लवण और फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। मरुस्थलीय या मरुद्भित्ति पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मादर, ब्रायोफिल, गिक्वार, एलोवेला जिसको कहते हैं, इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूल दर्शाते हैं। ये सब जो मरुस्थलीय इलाका में उगता है पौधा। मरुद्भित्ति पौधे की जड़ें प्रायः लंबी होती है क्योंकि पानी की खोज में अंदर निकालना पड़ता है उसको, जबकि तने छोटे रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल हो जाती है। फ्रियोटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें प्रायः 25 से 30 फुट लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक हो जाती है। तो जल के खोज में कहाँ तक, 25 से 30 फीट अंदर तक चल जाती है। हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद, हाइड्रोफाइट्स को कहते हैं बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधा को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। इसमें बड़े बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में सहायक होता है। क्या होता है, तैरने में सहायक होता है। लवण मृदुभित, लवण हेलोफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो लवण युक्त जल यानी तटीय क्षेत्र मृदा से उत्पन्न होते हैं, यानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। सीधा रखना, लवण हेलोफाइट्स। अधिपादप एपीफाइट्स वे पौधे जो दूसरे जीवित पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण हेतु। जैसे आर्किड का पौधा है तो दूसरे वृक्ष पे रहता है, वो बोलते हैं एपीफाइट। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, पुष्प होता है। इसको भी ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। पौधा के प्रजनन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अदरक। अदरक प्रकंद का उदाहरण है, आलू स्तंभ कंद का और लहसुन सलकंद का। लहसुन प्याज किसका है, सलकंद का। तथा सूरन यानी जिमीकंद धनकंद का उदाहरण है, तो ध्यान रखना। शकरकंद कॉन्वोल्वुलेसी कुल का पौधा है। शकरकंद किसका है, कॉन्वोल्वुलेसी कुल का पौधा है। इसको नोट बना लीजिए, नोट में लिख लीजिए, बार बार देखिएगा तब याद रहेगा ये सब चीज़। इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है शकरकंद का। गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है। गन्ना किसका है, तना को काटते हैं ना, उसका तना भाग जो है, लाठी वाला भाग तना। आलू तना का, अदरक तना का, अर्थात इनका संग्रहण अंग तना है। सलजम, गाजर, शकरकंद जड़। सलजम, गाजर, शकरकंद ये जड़ में होता है, सिर में जड़ों के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग जड़ है। मटर लेगुमेसी कुल का द्विबीजपत्रीय शाकीय पौधा तथा एक वर्षीय पौधा है। एक वर्षीय पौधा है। अगला पॉइंट है, इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं। क्या होता है, प्रतान पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, गन्ना ग्रेमी यानी पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। जिसका तना काट आमतौर से काइक्स प्रबंधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संवर्धित होता है जिसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है लौंग।
लौंग मार्टेसी कुल के साइजिजियम एरोमेटिकम, देखिए जो सेंटेड होगा उसमें एरोमेटिकम लगा होगा, साइजेजियम एरोमेटिकम या यूजिनिया कैरियोफाइलेटा नामक माध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थ तथा दंत शूल निवारक इत्यादि में किया जाता है। इसका जन्मस्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला, केसर के बारे में, केसर एक मसाला है जिसमें इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका एवं तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। स्टाइल तथा स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है केसर, ठीक है। इसका प्रयोग औषधि तथा भोजन पदार्थ को स्वादिष्ट तथा आकर्षक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। केसर में सेफ्रानाल पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। सेफ्रानाल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधों का वनस्पतिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेटस है। भिंडी के पौधों का वनस्पतिक नाम क्या है? एबेलमोस्कस एस्कुलेटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। किस प्रकार होता है? कैप्सूल प्रकार, जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद है। क्या है? हल्दी खाने योग्य भाग प्रकंद। लहसुन प्याज का सलकंद, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वास्तविक नाम कुरकुम्मा लोंगा है। हल्दी का वास्तविक नाम क्या है? कुरकुम्मा लोंगा। यह जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। देखिए हल्दी किस कुल का है? जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। इसका उपयोग औषधि तथा औषधि मसाले और रंग कारक इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है शहतूत और अनानास तथा कटहल का फल सोरोसी कहलाता है। क्या कहलाता है? शहतूत, अनानास, कटहल सोरोसिस कहलाता है। काजू एवं सिंघारा का फल नट कहलाता है। सिंघारा का बीज, जबकि लीची का मांसल बीजचोल खाया जाता है। सेब व नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा, खरबूजा, लौकी का फल पोपो कहलाता है। इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा। जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल हो तो ऐसे फल को असत फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब, काजू, नाशपाती, ये क्या है? असत फल का उदाहरण। क्वेश्चन पूछ देगा सेब क्या है? असत फल। काजू, नाशपाती असत फल है, ठीक है। घृतकुमारी या एलोवेरा जिसको बोलते हैं। एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना, कपास नगदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो कि भारत के मैदानों में क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बीज से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाए जाते हैं। देखिए महुआ के फूल से क्या होता है? शराब बनाया जाता है। सन, पटसन, जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। देखिए सन और जूट और पटसन, इसके तना से क्या होता है? रेशा प्राप्त किया जाता है। इस जिसको हम लोग देहाती भाषा में सोन कहते हैं, सोन, ठीक है। अगला पॉइंट पपीता का वास्तविक नाम केरिका पपाया। क्या है? केरिका पपाया। इसमें उपस्थित पपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है? पपेन एंजाइम इसमें होता है। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित केरिका जेंथिन नामक वर्णक के कारण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट सेब के फल में लाली के कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णक लवक है। देखिए सेब में लाली किसके कारण है? हल्का लालपन होता है सेब में, एंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण, पीले रंग के वर्णक जैसे जेंथोफिल हल्दी में और चुकंदर में बीटानिन होता है। ये पीला के कारण होता है। लहसुन प्याज की अभिलक्षणिक गंध का कारण उसमें उपस्थित क्या होता है? सल्फर युक्त होता है। लहसुन जो गंध देता है क्या होता है? सल्फर युक्त। प्याज के छिलके उतारने वक्त आंसू आने के कारण प्याज से निष्कासित सल्फोनिक अम्ल क्या होता है? सल्फर यानी सल्फोनिक अम्ल, तो वही सल्फर यानी सल्फोनिक अम्ल। मिर्च का तीखा यानी तीखा स्वाद, उसमें उपस्थित कैप्साइसिन नामक पदार्थ होता है। किससे? कैप्साइसिन नामक पदार्थ होता है। मिर्च जो तीखा होता है, इसका रासायनिक नाम होता है C18H27NO3। विश्व में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है। प्रजाति का सदस्य रेफलेसिया अर्नोलडी है। मुख्यतः यह पुष्प मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप, बेंकुल के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है और इसका वजन 10 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है। यह पौधा बहुत बड़ा पुष्प है। यह पौधा पूर्ण मूल परजीवी है जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधों का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। कुछ अंदर भी रहता है ये फूल। अगला है पॉइंट शीत भंडार कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में फलों तथा साग सब्जियों
की अपघटन की क्रिया धीमी हो जाती है। देखिए इसमें कीटाणु मरता नहीं है, बल्कि उसकी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया क्या होती है? धीमी हो जाती है। अतः इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। शीत भंडार में इन्हें 0 डिग्री से फिर 15 डिग्री के बीच ताप पर रखकर परीक्षित किया जाता है। इसके द्वारा सूक्ष्म जीव नहीं मरते, किंतु उसकी सक्रियता कम हो जाती है। ल्यूवेनहॉक के बारे में पढ़ते हैं। एंटोनी ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक ल्यूवेनहॉक, और जीवाणु खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1676 में अपने ही बनाए गए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी से यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। ठीक है, तो उसी का चार्ट जितना ऊपर हम लोग पढ़े हैं अभी समझे हैं, उसी का चार्ट दिया गया है। देखिए कवक यूकेरियोटिक अधिकांशतः बहुकोशिकीय, यीस्ट और मशरूम इसमें आता है। पादप में क्या आता है? स्वपोषी उत्पादक है ये पादप। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी पादप और आवृत्ति बीजी आता है। जंतु में क्या आता है? जंतु जगत में सभी उपभोक्ता जीव, कोशिकाओं, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनी आदि। और कोशिकाओं में पोरीफोरा, सेलेंटेटा, पेलेंथीमिज, निमेटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकानोडर्मेटा संघ के जीव आते हैं। प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक जीव आते हैं, अधिकांशतः एक कोशिकीय, अधिकांश शैवाल एवं संघ प्रोटोजोआ। मोनेरा माता एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव और माइकोप्लाज्मा जीवाणु। ये आर एच विटेकर के 5 जगत प्रणाली का ये डिटेल्स है। ठीक है, अगला पॉइंट है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। जीवाणु की आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना भिन्न होती है। एक बार पूछा गया था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में, इसलिए पॉइंट दिया गया है। कोशिका दीवार की संरचना, उसके अवयव तथा उसकी कार्य प्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को ग्राम नेगेटिव जीवाणु से भिन्न करती है। अगला पॉइंट है जंतु जगत। एक छूट गया था इसमें, जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कोशिकाओं और अकोशिकीय जीवों को शामिल किया जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की होती है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा क्या है संसार में? कीट हैं। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल जातियाँ 15 लाख से अधिक, इसमें से 10 लाख से भी अधिक कीटे हैं। 15 लाख जाति है, लेकिन 10 लाख जाति किसका? कीट का ही है। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। ये प्रायः सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। जो पादप है एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। अमीबा कैसे करते हैं? द्विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। केकड़ा मेलेस्कोस्ट्रेका वर्ग, जबकि बरुंथी, बिच्छू, मकड़ी एरेकिडना वर्ग में, किसके अंदर? एरेकिडना वर्ग में संबंधित ऑर्थोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु है। टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं, जो कि एरिन गण के अंतर्गत आते हैं। इसके उपांग संधियुक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होते हैं। कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 6 पैर पाए जाते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर होता है। जुगनू और खद्योंत, जिसको जुगनू भगजुगनी बोलते हैं हम लोग, कीटों का ही एक परिवार है। इसमें जो इसका जो चमक होता है लूसीफेरिन के कारण होता है। लूसीफेरिन के कारण जो चमकता है लूसीफेरिन और लूसीफरेज के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मदा मच्छर के मुख्य उपांग पक्षियों एवं स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए रक्त जो चूसता है मदा मच्छर, कौन? मदा। जबकि नर मच्छर मुख्य उपांग फल फूलों का रस चूसने के लिए प्रयोग करता है। कीटों में ट्रेकी द्वारा शोषण वातक तंत्र तथा उत्सर्जन मेलपीगी नलिका द्वारा होता है। ठीक है, रेशम कीट में रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम कीट से किसका प्राप्ति होती है? रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। इसके पत्ता पर शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख और क्रिया लेक्का एवं लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। लाख, ये भी ध्यान रखना। क्रिया लेक्का और लेसिफर लेक्का। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। जो मोती वस्तुतः मोलस्का संघ का जीव पिंक टेडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इकाइनोडर्मेटा समुद्र में पाए जाने वाले पंचतीय आर्य समिति, नामोशन है ना, आर्य समिति वाले ड्यूटरोस्टोमी यूसिलोमेट जोवा होते हैं। इसके शिशु प्रावस्था में शरीर की सम्मिति द्विपर्षीय होते हैं। इकाइनोडर्मेटा प्रायः अंडज होते हैं, किंतु पिंडज या सजीव प्रजनक होते हैं। अगला पॉइंट है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस सीफेलोपोड वर्ग का एक मृदु कवची जंतु है। इसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजा पाए जाते हैं। ऑक्टोपस कितने भुजा होते हैं? 8 भुजा पाए जाते हैं। विशाल स्विस
तथा कोलोसल स्विट्स सबसे बड़े अकशेरुकी हैं। कोलोसल स्क्विड्स सबसे बड़े विशाल अकशेरुकी है। कोलोसल स्क्विड्स की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक जैसा रहता है। जिसका तापमान एक जैसा रहेगा समतापी। इसके अंदर पक्षी और स्तनधारी वर्ग होते हैं। स्तनधारी और पक्षी किस में आ जाएंगे? समतापी में। ठीक है, समतापी में। और असमतापी में कौन आएगा? ठंडे रुधिर वाले जो जिसका ठंडा ब्लड होता है वे जंतु जो जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के साथ घटता बढ़ता रहता है। जैसे मत्स्य वर्ग हो गया, मछली हो गया, उभयचर हो गया, मेढक होता है, सरीसृप जो होता है, सांप होता है, ये सब। ठीक है, अगला पॉइंट है रात्रिचर जंतु। जो रात्रिचर जंतु दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय हो रहते हैं। इस जंतु में प्रायः श्रवण और घ्राण इंद्रियाँ अधिक विकसित होती हैं। जो रात को जो उड़ने वाले पक्षी या जो भी जंतु होते हैं उसका जो सुनने का क्षमता ज़्यादा होता है। दृष्टि क्षमता विशेषता अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। कौन कौन? मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु मछली नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। देखिए कौन कौन मछली नहीं है लेकिन मछली का नाम है। जेलीफिश निडेरिया संघ का है। सितारा मछली स्टारफिश इकोनोडर्मेटा संघ का। रजत मीन यानी सिल्वर फिश कीट वर्ग का। कटल फिश मोलस्का संघ का। हैग फिश साइक्लोस्टोमेटा संघ का। और डेविल फिश मोलस्का संघ का। क्रेब फिश ऑर्थोपोडा संघ का। ये सब मछली नहीं है। वास्तविक मछलियाँ फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पेडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश। ठीक है, ये वास्तविक मछलियाँ। डॉग फिश क्या है? देखिए डॉग फिश अस्कोलियोडोन को कहते हैं। किसको कहते हैं? अस्कोलियोडोन को कहते हैं, जो कि एक उपास्थि मीन है। समुद्री घोड़ा या अश्विन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक स्थलीय मीन है। समुद्री घोड़ा भी मछली है, डॉग फिश भी मछली है। ठीक है, मछलियों में श्वसन के लिए गल्फर यानी गिल्स पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतया जल में घुलनशील ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी सतह ही जमती है, जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय जीव जमी हुई झीलों में व नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। उसके नीचे में पानी नहीं जमता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मछलियों की अनेक प्रजातियाँ विषाक्त होती हैं। विषाक्त मछलियों में ऐसे विष होते हैं इन मछलियों को खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र द्वारा नष्ट नहीं हो पाते। पफ्फर मछलियाँ प्रजातियाँ, पफ्फर मछली की जो प्रजाति हैं ट्रेटा ओडोंटिडेई कुल विश्व की सबसे विषाक्त मछलियाँ मानी जाती हैं। अगला पॉइंट है एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग या उभयचर वर्ग जो जल और स्थल दोनों में रहता है के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिसका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगी होता है। जैसे मेढक की कई प्रजातियां भी विषाक्त होती है। विषाक्त मेढक अपनी त्वचा में क्षार विषों का उत्पादन यानी क्षारीय उत्पादन एवं संग्रहण करते हैं, जिसके कारण उन्हें छूना हानिकारक होता है। इन्हें सामान्यतः पॉइजन एरो मेढक या पॉइजन डार्ट मेढक कहा जाता है। सरीसृप, अगला पॉइंट है सरीसृप के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ जो रेंगने वाला चीज़ होता है, कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषविहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करेत, कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियां के 1 से 3 जोड़े, बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू से मुख्य ग्रासन गुहिका में उभरे होते हैं। ये मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर हमको लगता है यही है, स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। विष ग्रंथियाँ कोशिका प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होते हैं। ये भी पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। विष ग्रंथियाँ जो सांप का जो विष ग्रंथियाँ होता है सर्प का, वो लार ग्रंथियों के समान होता है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाले मुक्तः रात्रिचर स्तनधारी हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़ स्थानीय वर्ग में आता है। यह निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। अग्रबाहु अग्रवाद पंख में परिवर्तन हो जाते हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर के हाथ की अंगुली एवं शरीर के पार्श्व भाग में होते हैं। कुछ पूंछ तक चली जाती है जो कि पंख का निर्माण करती है। कंगारू चूहा बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबे दिन तक, हम लोग जानते थे ऊँट को, लेकिन ऊँट से ज़्यादा दिन तक कौन रहता है बिना पानी पिए हुए? पानी बहुत दिन तक कंगारू चूहा नहीं पीता है। उसमें यह अनुकूलता के
उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशिष्ट संरचना कार्यप्रणाली के कारण होता है। ये ठोस मूत्र करता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है इसका, ध्यान रखिएगा इसको। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव, इसकी लंबाई 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होती है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाला, जब पूछेगा सबसे बड़ी दांत वाला तो स्पर्म व्हेल आ जाएगा आंसर उसका, स्पर्म व्हेल याद रखिएगा उसके लिए। इसकी लंबाई 50 से 55 फीट और 35 से 45 टन वजन होता है। समुद्री शेर, सील और फोका, वालरस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी है, जिसमें डॉल्फिन सीटेसिया गण, जबकि तीनों कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। प्रकार तीनों कितना कार्निवोरा गण के अंतर्गत। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है, बहुत बुद्धिमान है ये। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। समुद्री गाय क्या है? एक स्तनधारी शाकाहारी है, ठीक है। एक्टिना या प्लेटिपस इंपॉर्टेंट है, एकमात्र अंडा देने वाले स्तनपायी। क्वेश्चन पूछेगा एकमात्र अंडा देने वाले स्तनधारी कौन है? एक्टिना डकविल प्लेटिपस। नीलगाय भारत में पाए जाने वाले विशालतम मृग प्रजाति। नीलगाय कौन प्रजाति के? हिरण प्रजाति के। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडा महापरिवार की सदस्य जाति को कहा जाता है। इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक हनी कपी, एक महाकपी। हनी कपी ये छोटे आकार के कपी होते हैं, जो जैसे गिब्बन, छोटे आकार कपी गिब्बन। महाकपी ये बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं, जो कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगटाउन, ये मनुष्य के जैसा होता है। लंगूर कपी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि वानर वर्ग के अंतर्गत आता है, वानर वर्ग के अंतर्गत आता है। वर्तमान मानव बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इसमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी, भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। इसके कपाल गुहा का आयतन लगभग 13.5 से 1500 क्यूबिक होता है। सोचिए, इससे पहले का जो कितना था? 1600 क्यूबिक था। ऊँट की पीठ पर लगभग 25 से 35 किलोग्राम वजनी एक बड़ा सा कुबर होता है। यह कुबर चर्बी का भंडार होता है। इसमें जमा चर्बी को ऊँट की ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ध्यान तब है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, जिसका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलता होता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं तथा एक बार में यह कई गैलन जल पी जाता है, और इस जंतु में सांस लेने की लय भी धीमी होती है। अगला पॉइंट, शोधकर्ता द्वारा ओरेंगटाउन को किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार निर्माण करते हैं। चलिए, ओरेंगटाउन ये बस वही है। परजीव्याभ ऐसे जीव होते हैं जो किसी पोषक जीव के भीतर या बाहर अंडे देते हैं। इसके लार्वा पोषक से भी भोजन प्राप्त करते हैं और अंततः इसमें पोषक जीव की मृत्यु हो जाती है। पादप प्रणाली पारस्परिक क्रियाओं में सहोपरिक कार्यों के लिए प्रायः यह सह विकास शामिल होता है, अर्थात पुष्प और इसकी परागणकारी प्रजातियों के विकास एक दूसरे से सुदृढ़ता से जुड़े होते हैं। अंजीर वृक्ष की अनेक प्रजातियों में बर की परागणकारी प्रजातियों के साथ घनिष्ठ अद्वितीय संबंध होता है। इसका तात्पर्य है कि कोई विशेष अंजीर प्रजाति केवल उसके साथी बर की प्रजाति से ही परागित हो सकती है, बर की दूसरी प्रजाति से नहीं। कई तितलियों का विकास वास्तव में विषाक्त प्रजातियों के रूप में हुआ है। तितलियां सामान्यतः उन पौधों से विकसित विष प्राप्त करती है जिसे वे लार्वा के रूप में खाती है, जो उसकी कभी कभी विषैले होते हैं। वे इन विषों को संचित करती है और ये विष वयस्क तितली के शरीर में बने रहते हैं। विषाक्त तितली प्रजातियों में अफ्रीकी जायंट, स्वेलोटेल, आटाला तितली और मोनार्क शामिल है। लास्ट पॉइंट है, जाहक छोटे स्तनधारी कोशिरकू है। जब ये डरते हैं तो दुश्मनों से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इसकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में प्रतीत होते हैं, ताकि ये अपनी रक्षा कर सकें। वज्र सल्क भी खतरा अनुभव होने पर अपनी सुरक्षा स्वयं को लपेटकर अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। सेल मूसक बड़ी शाकाहारी भूमि गिलहरी है। सेल मूसक गिलहरी है जो कि बिलों में छिपकर परभक्षियों से अपनी रक्षा करती है।
धन्यवाद। बहुत मेहनत से आपका ये सेशन पूरा हुआ है। वीडियो बना है, इसको लगातार 2 बार 3 बार देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।